हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर के थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोग वेक्टर के थ्योरी का 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और 2 लेक्चर वेक्टर के प्रॉब्लम का डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक कुल मिलाकर वेक्टर का 5 लेक्चर डिस्कस हो गया है, जिसमें 3 लेक्चर जो है वो थ्योरी का है और 2 लेक्चर जो है वो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम का है। तो अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 ये 2 एक्सरसाइज हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.3 का जो थ्योरी है वो थ्योरी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस थ्योरी को समझ लेने के बाद फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.3 बहुत आसानी से बन जाएगा और इसके बाद जब हम लोग वेक्टर के पूरे थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे और एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम है वो जब सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जी मेंस और एनडीए के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। और आप थ्योरी को अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप जी मेंस के प्रॉब्लम को ही बड़ी आसानी से बना देंगे और एनडीए के प्रॉब्लम को ही बहुत आसानी से बना देंगे। तो इसलिए थ्योरी को आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो आइए आज हम लोग थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2 सदिशों का गुणन। 2 सदिशों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 सदिश को किस तरीके से गुणा किया जाता है? तो 2 सदिशों का जो है वो 2 तरीके का मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 तरीके का गुणा होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणन भी कहा जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट को सदिश गुणन भी कहा जाता है। तो इसको जब हम लोग नोट कर लेते हैं, 2 सदिशों में 2 प्रकार से गुणा होता है। पहला डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसको डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणन क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब 2 सदिश को आप मल्टीप्लाई करिएगा, डॉट प्रोडक्ट से जब उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो उसके बाद जो नया राशि जो बनेगा, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी 2 सदिश है, तो जब उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ए डॉट बी जो होगा वो एक अदिश राशि होता है, इसलिए इसको हम लोग अदिश गुणन कहते हैं। और जब 2 सदिश को क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए आप मल्टीप्लाई करिएगा, 2 सदिशों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा तो ए क्रॉस बी जो होता है वो एक सदिश राशि होता है, इसलिए इसको सदिश गुणन भी कहा जाता है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों जो प्रोडक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद फिर डॉट प्रोडक्ट पे कुछ प्रॉब्लम हम लोग बना लेंगे एक्सरसाइज 10.3। उसके बाद जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे तो वहां पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन। तो 2 सदिशों के डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणन कहा जाता है। दो सदिशों का अदिश गुणन एक अदिश राशि होता है। जब दो सदिशों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो उसके बाद जो राशि आएगा वो एक अदिश राशि होता है। इसको पहले नोट करिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि दो सदिश के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू कितना आता है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं। तो अगर दो सदिश है तो उनके बीच का कुछ कोण होगा और उनके बीच के कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हैं तथा उनके बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के अदिश गुणन को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से सूचित किया जाता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दो सदिश हैं तो उनके बीच का जो अदिश गुणन है उसको ए डॉट बी से सूचित करते हैं। इसको पढ़ेंगे हम लोग ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट इंग्लिश में इसको डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे या स्केलर प्रोडक्ट भी हम लोग बोलते हैं, कहा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है थीटा। थीटा हो गया। तो ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है, ए डॉट बी, ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है तो थीटा दोनों के बीच का कोण है। जहां थीटा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण है। मॉड ए क्या है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, मॉड बी क्या है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। इसको नोट करिए। चलिए, अब आप ये बताइए कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई का वैल्यू क्या होगा। वेक्टर आई भी तो एक वेक्टर है, तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, तो अगर इस वेक्टर आई को ए माना जाए और इस वेक्टर आई को बी माना जाए तो ए डॉट बी के रूप में है। ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो उस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या आएगा, मॉड आई कॉस, और यहाँ थीटा क्या है तो थीटा जो है वो ए और बी के बीच का कोण होता है। तो यहाँ ए का काम आई कर रहा है और बी का काम भी आई कर रहा है। तो वेक्टर आई और वेक्टर आई के बीच का कोण, वेक्टर आई और वेक्टर आई, वेक्टर आई क्या होता है तो एक्स अक्ष और वेक्टर आई एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष और एक्स अक्ष के बीच का कोण कितना होगा तो 0 होगा। तो मॉड आई कॉस 0, मॉड आई का वैल्यू 1, क्योंकि आई जो है वो एक इकाई सदिश होता है, यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो 1 इंटू cos 0 का वैल्यू 1, मतलब ये आ गया 1। तो i डॉट i का वैल्यू क्या होता है 1। सिमिलरली j डॉट j का वैल्यू भी क्या होगा मॉड j cos,
और जे क्या होता है, तो वाई एच के अलोंग, तो ये वाई एच है और ये भी वाई एच है, तो वाई एच और वाई एच के बीच का कोण भी 0 हो गया, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। के डॉट के बराबर मॉड के cos 0, ये भी 1 आएगा। लेकिन अगर आई डॉट जे का वैल्यू निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉड आई मॉड जे। और बताइए कि यहाँ आई और जे के बीच का कोण क्या होता है, तो आई क्या होता है, एक ऐसा सदिश जो x अक्ष के अलोंग है, और जे क्या होता है, एक ऐसा सदिश जो y अक्ष के अलोंग है। तो x अक्ष और y अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आगे कहीं भी i डॉट जे अगर दिखाई देगा तो उसके जगह पर डायरेक्ट वैल्यू 0 दे देंगे। j डॉट के, तो j डॉट के में हो जाएगा मॉड के cos, और j और k के बीच का कोण कितना होगा, j जो है वो y अक्ष के अलोंग है और k जो है वो z अक्ष के अलोंग है, तो y अक्ष और z अक्ष के बीच का कोण होता है 90 डिग्री, तो ये भी cos 90 हो जाएगा 0। i डॉट k, तो i डॉट k का वैल्यू भी हो जाएगा मॉड k cos 90, और इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ एक पॉइंट और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि a डॉट b का वैल्यू और b डॉट a का वैल्यू दोनों इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि a डॉट b का वैल्यू क्या होगा, मॉड a मॉड b cos थीटा, जहां थीटा क्या है, a और b के बीच का कोण, और b डॉट a का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, मॉड b मॉड a cos थीटा, तो यहाँ भी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा जो है वो a और b के बीच का कोण ही होगा। तो a डॉट b का वैल्यू और b डॉट a का वैल्यू दोनों का वैल्यू बराबर होता है। मतलब इसमें इस डॉट प्रोडक्ट में अगर क्रम को हम लोग बदल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मान जो है वो समान होता है। इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि वेक्टर a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k है, मान लेते हैं वेक्टर a का वैल्यू है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर b बराबर है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो अब आप ये बताइए कि a डॉट b का वैल्यू यहां से कैसे निकलेगा, a और b के बीच का डॉट प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग a को लिखते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट, और b के जगह पर b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 मल्टीप्लाई होगा b1 से, a1 b1, और i मल्टीप्लाई होगा i से, तो ये क्या हो जाएगा i डॉट i प्लस a1 मल्टीप्लाई होगा b2 से, a1 b2, और i मल्टीप्लाई होगा j से, तो i डॉट j प्लस a1 मल्टीप्लाई होगा b3 से, a1 b3, और i मल्टीप्लाई होगा k से, तो i डॉट k प्लस a2 मल्टीप्लाई होगा b1 से, a2 b1, और j मल्टीप्लाई होगा i से, j डॉट i प्लस a2 मल्टीप्लाई होगा b2 से, a2 b2, और j मल्टीप्लाई होगा j से, j डॉट j प्लस a2 मल्टीप्लाई होगा b3 से, और j मल्टीप्लाई होगा k से, तो j डॉट k प्लस a3 मल्टीप्लाई होगा b1 से, a3 b1, k डॉट i प्लस a3 मल्टीप्लाई होगा b2 से, a3 b2, k डॉट j प्लस a3 मल्टीप्लाई होगा b3 से, a3 b3, k डॉट k। अब आइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो i डॉट i का वैल्यू क्या होता है, i डॉट i का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया a1 b1। लेकिन i डॉट j का वैल्यू क्या होता है, ये 0 हो जाएगा। i डॉट k का वैल्यू क्या होता है, ये भी 0 हो जाएगा। j डॉट i का वैल्यू क्या होता है, ये भी 0 हो जाएगा। j डॉट j का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा प्लस a2 b2। यहाँ j डॉट k का वैल्यू 0, k डॉट i का वैल्यू 0, k डॉट j का वैल्यू 0, लेकिन k डॉट k का वैल्यू 1, तो प्लस a3 b3।
इसका मतलब कि ए डॉट बी बराबर क्या हो गया, a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। इसको हम लोग को याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका, तो अगर a डॉट b का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर जो i का कोफिशिएंट है, गुणांक है, और इसमें जो i का गुणांक है ये गुना हो जाएगा a1 b1, और j का गुणांक जो है a2, और यहाँ j का गुणांक है b2, तो a2 b2 गुना होगा, और k का गुणांक a3 और k का गुणांक b3, तो a3 b3 गुना होगा, बाकी सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अब हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो डायरेक्ट a डॉट बी बराबर इसी वैल्यू को लिख देंगे, i वाला के गुणांक को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस j वाला के गुणांक को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस k वाला के गुणांक को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको नोट करिए। चलिए, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब जो हमारा अगला थ्योरी है इसमें वो है एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन another। चलिए, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश है, मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश है, तथा थीटा उनके बीच का कोण है। चलिए, तो फिगर में आते हैं। ये आपका है वेक्टर ए और ये आपका है वेक्टर बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, थीटा। इसको कुछ नाम दे दीजिए, इसका ओ नाम दिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर ए ओ ए, और ये ओ बी जो है वो हो गया वेक्टर बी। अब जो वेक्टर बी का जो अंत बिंदु है, एंड पॉइंट या फाइनल पॉइंट कह सकते हैं, वेक्टर बी का जो फाइनल पॉइंट है, उस फाइनल पॉइंट से वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने वाला जो सरल रेखाखंड है उस पर एक लंब खींचिए। तो बी से ए पर एक लंब खींचे, इसका नाम दे दीजिए सी। तो ए के प्रारंभिक बिंदु से सी का जो दूरी होगा ओ सी, ए के प्रारंभिक बिंदु से जो सी का दूरी होगा ओ सी, यही कहलाएगा वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। तो OC बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। तो अगर वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप निकालना है, मतलब हम लोगों को क्या निकालना होगा, OC। अब ये देखते हैं कि OC कैसे निकलेगा। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, OC बराबर वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप। अब आइए, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब आइए, यहां से त्रिभुज OBC जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज OBC से ये एक समकोण त्रिभुज है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होता है B/H। तो B का काम यहाँ कौन करेगा, OC, और H का काम कौन करेगा, OB। तो इसको OC को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और OB का जो लंबाई है वो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है। OB जो है वो वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो OB का लंबाई वही होगा जो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड परिमाण होगा। तो OB के जगह पर वेक्टर B का मॉड हम लोग दे देते हैं। अब इस मॉड B को इधर लाइए, तो मॉड B cos थीटा इज इक्वल टू OC। और अब समीकरण 2 से आइए, समीकरण 2 से, तो A डॉट बी बराबर, A डॉट बी बराबर, यहां आइए, मॉड ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और मॉड बी cos थीटा, देखिए यही जो मॉड बी cos थीटा है, तो मॉड बी cos थीटा की जगह पर अब हम लोग क्या दे देते हैं, OC।
ये देखिए मॉड बी कॉस थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा ओसी। तो समीकरण 1 में ए डॉट बी को तो ऐसे ही छोड़ दिए, मॉड ए को ऐसे ही छोड़ दिए और मॉड बी कॉस थीटा के जगह पर ओसी ले दिए। हम लोगों को क्या निकालना है, वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप। तो वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप मतलब क्या होता है ओसी। इसका मतलब कि अगर हम लोग ओसी का वैल्यू निकाल लेंगे तो ओसी बराबर क्या आएगा, यहाँ से ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए। देखिए ये मॉड ए नीचे आ गया तो ओसी बराबर हो गया ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए। और यही जो ओसी है वो समीकरण 1 से यही ओसी क्या है, तो वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप। तो अब ओसी को हटा करके बी का ए पर प्रक्षेप लिख देंगे। तो बी का ए पर प्रक्षेप बराबर होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए। इसको नोट करिए। चलिए अब आइए यहाँ देखिए समीकरण 1 ओसी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी का ए पर प्रक्षेप। तो समीकरण 1 से वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप बराबर क्या आ गया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए। ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आगे चल के अगर कभी भी वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप अगर पूछेगा कि वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप निकालें तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए। कैसे याद रखना है, तो जिस पर प्रक्षेप है वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप, तो जिस सदिश पर प्रक्षेप होगा, जिस सदिश पर प्रक्षेप होगा उसके मॉड से डिवाइड हो जाएगा। ऊपर में ए डॉट बी रहेगा और डिवाइडेड बाई मॉड ए, जिस पर प्रक्षेप होगा उसके मॉड से डिवाइड हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो अभी तक हमारा वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप निकल गया। अब अगर हम लोग वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप निकालना चाहें तो फिर से वापस आइए इसी फिगर में। ये है वेक्टर ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी। ओ है, ये ए है, ये बी है। अब हम लोगों को ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है। तो ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है तो वेक्टर ए का जो अंत बिंदु है, वेक्टर ए का जो फाइनल पॉइंट है ए, इससे वेक्टर बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये परपेंडिकुलर खींचे, इसका नाम दे दीजिए डी। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना था, थीटा। तो बताइए कि प्रक्षेप के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप मतलब कौन हो जाएगा, ओडी। तो ओडी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो अगर हम लोगों को वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है तो ओडी निकालना होगा। इसको भी मान लीजिए समीकरण 1। अब आइए ए डॉट बी बराबर यहां भी हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये हो गया समीकरण 2। अब आइए त्रिभुज ओ ए बी से यहां आइए त्रिभुज ओ ए डी से, ओ ए डी, त्रिभुज ओ ए डी से। तो ओ ए डी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ ये 90 डिग्री है। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होता है b बटा h। तो b का काम कौन करेगा, OD, और डिवाइडेड बाई h का काम कौन करेगा, OA। तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू OD डिवाइडेड बाई OA का लंबाई जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाएगा, मॉड a। तो यहां से मॉड a को इधर लाइए तो OD बराबर हो जाएगा मॉड a cos थीटा। OD बराबर मॉड a cos थीटा। अब आइए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मॉड a cos थीटा। देखिए यहाँ मॉड a cos थीटा की जगह पर हम लोग क्या दे देंगे, मॉड a cos थीटा की जगह पर OD। तो समीकरण 2 से a डॉट बी बराबर मॉड a cos थीटा की जगह पर OD हो जाएगा, लेकिन मॉड b तो रहेगा। तो ये हो जाएगा मॉड b और मॉड a cos थीटा की जगह पर OD। तो OD बराबर हो जाएगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड b। देखिए OD बराबर ये मॉड b से डिवाइड हो जाएगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड b। और यही जो OD है वो समीकरण 1 से OD क्या है, तो a का b पर प्रक्षेप।
तो समीकरण 1 से वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप बराबर क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी। इसको भी याद रखने का तरीका, तो वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप, तो जिस पर प्रक्षेप होगा उसके मॉड से डिवाइड हो जाएगा। देखिए ए डॉट बी तो दोनों में है, बी का ए पर प्रक्षेप में भी ए डॉट बी है और ए का बी पर प्रक्षेप में भी ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी तो दोनों में रहेगा, जिस पर प्रक्षेप निकालना होगा उसके मॉड से डिवाइड हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए अब आइए, अब आप ये बताइए कि ए डॉट ए का वैल्यू क्या होगा। ए डॉट ए, तो ए डॉट बी का क्या होता है, मॉड बी कॉस थीटा, तो ए डॉट ए का क्या हो जाएगा, मॉड ए, यहाँ बी का काम भी ए ही कर रहा है, मॉड ए कॉस, और थीटा क्या होता है, तो दोनों सदिश के बीच का कोण, तो वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, इसका मतलब कि ये हो गया मॉड ए का स्क्वायर। तो आगे कहीं पर भी ए डॉट ए अगर लिखा हुआ रहेगा तो डायरेक्ट ए डॉट ए बराबर हम लोग मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, या ठीक इसका उल्टा, अगर मॉड ए का स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है तो उसके जगह पर ए डॉट ए। इसी प्रकार बताइए कि बी डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे मॉड बी का स्क्वायर। सी डॉट सी बराबर क्या हो जाएगा, मॉड सी का स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख देंगे। अब आप ये बताइए कि अगर आपसे मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इसका वैल्यू अगर पूछा जाए कि इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इसको जरा हम लोग डेराइव कर लेते हैं। यहां से आइए, ए डॉट ए बराबर मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब उल्टा चलिए, मॉड ए के स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए, मॉड बी का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डॉट बी, मॉड सी का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, सी डॉट सी। तो उसी तरह से मॉड ए प्लस बी के स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। एक बार फिर से देखिए, मॉड ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए, मॉड बी स्क्वायर बराबर बी डॉट बी, मॉड सी स्क्वायर बराबर सी डॉट सी। तो मॉड ए प्लस बी के स्क्वायर बराबर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब आइए, वेक्टर ए मल्टीप्लाई होगा वेक्टर ए से, तो ए डॉट ए प्लस वेक्टर ए मल्टीप्लाई होगा बी से, तो ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी मल्टीप्लाई होगा ए से, तो बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी मल्टीप्लाई होगा बी से, तो बी डॉट बी। अब ए डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए का वैल्यू बराबर होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम है, दोनों जुड़ जाएगा, 2 इंटू ए डॉट बी और प्लस बी डॉट बी मतलब मॉड बी का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये a इंटू बी नहीं है, दो सदिश में सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, दो सदिश में या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो मॉड ए का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस मॉड बी का स्क्वायर। सिमिलरली मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर को इसी फॉर्मूला की तरह डिराइव करिएगा, तो आपका आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस मॉड बी का स्क्वायर। तो ये सब सवाल बनाने के क्रम में ये सब फॉर्मूला आगे हम लोग डायरेक्ट इसको फॉर्मूला के रूप में इसको यूज करेंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला और है, अगर कहीं पर है a प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसा करते हैं, इसको 1, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, इसी का ये है 4 नंबर, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर। तो a प्लस बी डॉट ए माइनस बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो वेक्टर ए मल्टीप्लाई होगा वेक्टर ए से, तो मॉड ए का स्क्वायर, अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड ए का स्क्वायर और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस है,
तो माइनस वेक्टर ए डॉट बी, ये प्लस हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी डॉट ए, वेक्टर बी डॉट ए, और प्लस और माइनस, माइनस बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर। अब देखिए ए डॉट बी यहाँ माइनस में है और बी डॉट ए यहाँ प्लस में है, और ए डॉट बी और बी डॉट ए का वैल्यू बराबर होता है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर। इसको नोट करिए। चलिए, तो इसमें अब हम लोग का जो 7 नंबर पॉइंट है वो है कि a प्लस बी प्लस सी मॉड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी मॉड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या, इसको अगर पूरे को वेक्टर a माना जाए तो मॉड ए का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a डॉट ए। तो उस हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहां आइए, a मल्टीप्लाई होगा a से, a डॉट ए, प्लस वेक्टर a मल्टीप्लाई होगा b से, a डॉट बी, प्लस वेक्टर a मल्टीप्लाई होगा c से, a डॉट सी, प्लस वेक्टर b मल्टीप्लाई होगा a से, b डॉट ए, प्लस वेक्टर b मल्टीप्लाई होगा b से, b डॉट बी, प्लस वेक्टर b मल्टीप्लाई होगा c से, b डॉट सी, प्लस वेक्टर c मल्टीप्लाई होगा a से, c डॉट ए, प्लस वेक्टर c मल्टीप्लाई होगा b से, c डॉट बी, प्लस वेक्टर c मल्टीप्लाई होगा c से, c डॉट सी। तो अब क्या वैल्यू आया, a डॉट ए मतलब क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख दिए। b डॉट बी, देखिए यहाँ b डॉट बी है, तो b डॉट बी मतलब क्या होता है, मॉड बी का स्क्वायर, प्लस c डॉट सी मतलब मॉड सी का स्क्वायर, प्लस अब आइए a डॉट बी यहाँ है और b डॉट ए यहाँ है। देखिए तो a डॉट बी और b डॉट ए दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो दोनों जुड़ जाएगा, प्लस 2 इंटू a डॉट बी, प्लस यहां से आइए b डॉट सी, देखिए ये b डॉट सी यहाँ है और c डॉट बी यहाँ है, तो b डॉट सी और c डॉट बी, तो c डॉट बी और b डॉट सी का वैल्यू बराबर होगा, तो ये दोनों भी जुड़ जाएगा, 2 b डॉट सी, प्लस क्या बच गया, a डॉट सी और c डॉट ए, तो a डॉट सी और c डॉट ए का वैल्यू भी बराबर होगा, तो 2 c डॉट ए। अब इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में याद कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी मॉड का स्क्वायर बराबर मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। इसको नोट करिए, ये सारा फॉर्मूला जो है सवाल बनाने में ये सब यूज होगा, इसको नोट करिए। चलिए, अब आप ये बताइए कि अगर मान लेते हैं कि दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी, और अगर दोनों सदिश आपस में लंबवत है तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत सदिश हैं, लंबवत, इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है, लंबवत सदिश हैं, तो क्या हो जाएगा, a डॉट बी बराबर 0। आप याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर सवाल में लिखा हुआ है कि a और b परस्पर लंबवत सदिश हैं तो a डॉट बी बराबर डायरेक्ट 0 कर देना। सेकंड, यदि वेक्टर a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k तथा वेक्टर b बराबर b1i प्लस b2j
प्लस B3 के दो लंबवत सदिश हैं। यहाँ पर वेक्टर A जो है वो IJK के रूप में लिखा हुआ है, वेक्टर B भी IJK के रूप में लिखा हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि दोनों जो है वो लंबवत सदिश है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से A डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा 0, और A डॉट बी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो A डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो I वाला जो है गुणांक वो गुना हो जाएगा A1 A2 प्लस J वाला गुणांक गुना होगा A2 B2 प्लस K वाला गुणांक मल्टीप्लाई होगा A3 B3, और बाकी सब क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अब हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो डायरेक्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस A1 A2 सॉरी यहाँ पर A डॉट बी जब निकालेंगे तो I का गुणांक यहाँ A1 है और I का गुणांक यहाँ B1 है, तो A1 B1 होगा, ये हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 J का गुणांक यहाँ A2 है और J का गुणांक यहाँ B2 है, तो A2 B2 ये सही है, प्लस A3 B3 ये सही है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0। इसको नोट करिए। तो इस एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरी यूज होने वाला था वो सारा थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आप अच्छे तरीके से जो भी थ्योरी आज वाला लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हैं उस थ्योरी को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व करा दूंगा, और उसके बाद एक्सरसाइज 10.3 बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और इसके बाद एनसीईआरटी को सॉल्व करने के बाद हम लोग कुछ जी मेंस और कुछ एनडीए का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि आप जी मेंस वाले प्रॉब्लम को या एनडीए वाले प्रॉब्लम को आप अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका एग्जाम्पल बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।